बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ग्रिफिन लिन एल्गोरिदम। बेसिकली इनके ऑथर्स के नाम पे काफ़ी फेमस एल्गोरिदम है। काफ़ी पुराना भी है, 1984 का पेपर है ये। और बेसिकली इसका टारगेट है एल्गोरिदम का एक सिग्नल एस्टिमेशन फ्रॉम मॉडिफाइड और शॉर्ट जनरली शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म। एक एल्गोरिदम का पार्ट है और सेकंड पार्ट है शॉर्ट टर्म फ्रॉम शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जस्ट मैग्नीट्यूड आपके पास हो एक एसटीएफटी का, तो उससे आप सिग्नल टाइम डोमेन सिग्नल को कैसे रिकवर करेंगे। तो दो बातें, एक तो शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, यानी कि टू डायमेंशनल हमारे पास ग्रिड है जिसमें हमारे पास मल्टीपल विंडोज हैं, वो ओवरलैपिंग भी हो सकती हैं। और हर विंडो के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनर्जीज हैं। और सेकंड पार्ट जो इसका है मैग्नीट्यूड का, तो उसमें पॉइंट यह है कि आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है जिस तरह स्पेक्ट्रोग्राम में हम देखते हैं, और हमने इस सिंपली मैग्नीट्यूड से रिकवर करना है हमारा सिग्नल, जिसमें आपको फेज इंफॉर्मेशन भी चाहिए। आपको अगर एक फोरियर ट्रांसफॉर्म से वापस टाइम डोमेन में आना है तो आपको मैग्नीट्यूड एंड फेज बहुत चाहिए, कम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। राइट। तो ये अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसकी इन्वर्स का प्रॉब्लम है तो फिर मैं बताता हूँ कि हमारी आप वैसे भी देख सकते हैं, हमारी भी एक फोरियर ट्रांसफॉर्म उसकी इन्वर्स पे डेडिकेटेड वीडियोज हैं डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट में गालिबा, तो आप उसको देख लें। बट ये अभी इस वीडियो में हम फोकस करेंगे टाइम डोमेन सिग्नल की रिकवरी फ्रॉम एसटीएफटी, और जस्ट एसटीएफटी मैग्नीट्यूड जिसे स्पेक्ट्रोग्राम भी बोलते हैं अगर लॉग की टर्म्स में देखें उससे अक्सर। तो पॉइंट ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एल्गोरिदम, हालांकि काफी पुराना है बट अभी तक यूज होता है, क्योंकि इसकी दो बड़ी मेन, और इसीलिए हम इसको भी ज्यादा डिस्कस भी कर रहे हैं कि इसकी दो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक वो कोडर और एक टीपीएस या टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच सिंथेसिस। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इनमें? वो कोडर, आपको पता है कि हमने साइकोक्यूस्टिक कोडिंग्स देखी हैं, ठीक है। तो साइकोक्यूस्टिक कोडिंग में आपके पास तीन मेजर काफी आप की तरह कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन आप तीन मेजर कैटेगरीज जिस तरह देखता हूँ हमने डिस्कस की हैं। एक तो आपके पास वेव फॉर्म कोडर्स हैं जो सिंपली वेव की रिकंस्ट्रक्शन एम पे एम करते हैं। दूसरे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन कोडर्स हैं जिसमें आप साइकोएक्यूस्टिक सॉरी, ये हमारे ओवर, अगर जनरली आप देखें कोडिंग को, तो एक आपके वेव फॉर्म कोडिंग कोडर्स हैं, दूसरे साइकोएक्यूस्टिक कोडर्स हैं। वेव फॉर्म कोडर्स की तो मैथमेटिकल डिटेल्स हमने डिस्कस की हैं, एग्जांपल्स भी कंप्यूट की हैं, उसकी वीडियो भी है। लेकिन अगर आप साइकोएक्यूस्टिक कोडिंग में देखें तो आपके पास वो कोडर्स हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन कोडर्स हैं, और वेक्टर क्वांटाइजेशन भी है। लेकिन हम अभी वो कोडर्स की अगर बात, फ्रीक्वेंसी डोमेन, वेक्टर क्वांटाइज, तीनों की ब्रीफली डिस्कस करता हूँ कि मैथमेटिकल डिटेल्स तो हमने वेव फॉर्म इन कोडर्स की काफ़ी डिस्कस की और उनकी वीडियोस भी हैं। तो साइकोएक्यूस्टिक में हमारे पास लिख देता हूँ, तो वो कोडर्स साइकोएक्यूस्टिक में वो कोडर्स हो गए, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डोमेन कोडर्स हो गए, और आप वेक्टर क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन। तो इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ इस वक्त। तो वेक्टर क्वांटाइजेशन का बेसिकली पॉइंट ये है कि आप बजाय एक एक सैंपल को क्वांटाइज करने के, पूरा जो वेक्टर है उसको क्वांटाइज करें, नियरेस्ट किसी पॉइंट पे आप उसको मैप करें। और उसके लिए जनरली हम पूरे डाटा सेट को क्लस्टर कर लेते हैं, और जो क्लोजर क्लोजर जितने आपको क्वांटाइजेशन लेवल्स चाहिए उतने क्लस्टर्स बना लें आप। और आपको जो नियर बाय हर पॉइंट को आप हर सैंपल को अपने किसी क्लस्टर में असाइन कर लें, और फिर जो जिस क्लस्टर में वो सैंपल है उसके मीन को आप उस क्लस्टर का क्वांटाइजेशन लेवल कह सकते हैं, या वेक्टर वेक्टर क्वांटाइजेशन लेवल कह लें। और उस वेक्टर को आप उस मीन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लें, तो आपने नियरेस्ट पॉसिबल वेक्टर पे उसको मैप कर दिया। ये आपकी अब आपके जितने वेक्टर क्वांटाइजेशन, जितने क्लस्टर्स हैं उतने आपके वेक्टर क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं, और उतनी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। जितनी आपके क्वांटाइजेशन वेक्टर क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं टोटल, इतनी पॉसिबल आपके पास हो सकती हैं डिफरेंट सैंपल्स, राइट।
तो आप उसको जो टोटल आपके पास स्केल इंफॉर्मेशन का जिसको आपने कैप्चर करना है वो काफ़ी कंप्रेस हो गया। ठीक है, आपके पास अगर वो लेवल्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं, रिसीव रिसीव या स्टोर्ड है, प्री स्टोर्ड हैं, तो आप उसके बाद जो सब्सिक्वेंट वेक्टर्स हैं उनको जस्ट अपने आप सिंपली कह लें क्लस्टर मेंशन करने से आप स्टोर कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये हम डिटूर ले रहे हैं थोड़ा साइकोएक्यूस्टिक कोडिंग में, फिर हम अपने एल्गो पे आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन कोडर्स थे, जो बेसिकली आप देखते हैं कि ह्यूमंस परसेप्शन किन फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप उनको ज़्यादा रेजोल्यूशन से स्टोर करेंगे, और जहाँ पे कम सेंसिटिविटी है वहाँ आप रेजोल्यूशन भी कम कर लें और मैग्नीट्यूड को भी स्केल कर सकते हैं अगर ह्यूमन परसेप्शन के अकॉर्डिंगली लॉगरिथमिक है तो उस तरह से। और उसके अलावा आप इसमें वो कर सकते हैं, ऑडिटरी मास्किंग को यूज कर सकते हैं कि आपको पता है कि अगर एक फ्रीक्वेंसी पे हाई एम्पलीट्यूड है और उसके नियर बाय फ्रीक्वेंसी पे आपके पास कम मैग्नीट्यूड की कोई एम्पलीट्यूड कोई कम मैग्नीट्यूड की आपके पास कंपोनेंट है, तो आप उसको बेशक स्टोर ना करें, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन परसेप्शन उसको सुनेगी नहीं, क्योंकि आप ह्यूमन उसे परसीव नहीं करेगा, क्योंकि ऑडिटरी मास्किंग की वजह से आपको पता है कि अगर एक फ्रीक्वेंसी पे हाई एनर्जी है तो नियर बाय पे ऑडिटरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कोडर्स। तो वो कोडर्स बेसिकली कैसे करते हैं स्टोर या कंप्रेस इंफॉर्मेशन को। आप बेसिकली किसी भी सेगमेंट ऑफ स्पीच में दो चीजें एस्टिमेट कर लेते हैं, एक उसके पिच एट्रीब्यूट्स, ठीक है, आप उसके या ग्लॉटल एट्रीब्यूट्स या पिच को स्टोर कर लें, आप ये इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, आप उसकी पिच और या ग्लॉटल एट्रीब्यूट्स और साथ आप उसके फॉर्मेट्स एस्टिमेट कर लें। ठीक है, या आप उसका वोकल ट्रैक्ट एनवेलप एस्टिमेट कर लें किसी भी सेगमेंट ऑफ स्पीच के लिए। फॉर एग्जांपल एक फोनेम के लिए स्पेसिफिक आपकी विंडोज हैं जिनमें आप ये कर रहे हैं, तो आपने अब क्या करना है, आपने बेसिकली अगर आप मैथमेटिकली देखें तो आपने एक लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर एक ही बंदा बोल रहा है, तो आपने उसकी क्या किया, आपने उसके उसके वो ग्लॉटल एट्रीब्यूट्स या उसकी पिच आपने स्टोर कर ली। अब उसके बाद आपने एक स्पेक्ट्रल एनवेलप एस्टिमेट करना है, यानी कि फॉर शॉर्ट टाइम विंडोज, यानी कि हर फोनेम के अगेंस्ट उसका वोकल ट्रैक चेंज हो रहा है, पिच उसकी जाहिर है एक लॉन्गर एट्रेंस के लिए सेम रहेगी, हर फोनेम के लिए उसका ये चेंज हो रहा है वोकल ट्रैक, तो आप वोकल ट्रैक की वेरिएशन को स्पेक्ट्रोग्राम से या वोकल ट्रैक एनवेलप की वेरिएशन को आप स्पेक्ट्रोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। हमने जो स्पीच फीचर्स की वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वो कैसे वोकल ट्रैक को कैप्चर करते हैं। तो आप फोनेम इंफॉर्मेशन को सिंपली स्पेक्ट्रोग्राम से स्टोर कर सकते हैं। अब स्पेक्ट्रोग्राम आपके पास अगर आपकी विंडोइंग पे डिपेंड करता है उसकी रेजोल्यूशन क्या होनी है, लेकिन जनरली इसका साइज तो कम होगा स्पीच से। स्पीच तो की सैम्पलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा होगा और आपको एक ज़्यादा साइज का सिग्नल मिलेगा। तो आप अगर सिंपली ये स्पेक्ट्रोग्राम एस्टिमेट स्टोर कर दें और फेस को भी आप डिस्कार्ड कर दें, अब आपके पास स्मॉलर साइज में इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। अगर आपने इसको ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट भी आप स्मॉलर इंफॉर्मेशन साइज ऑफ इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं। और रिसीवर एंड पे या रिकवरी टाइम पे आपने सिंपली क्या करना है कि अब आपका टारगेट रह गया कि इस स्पेक्ट्रो ये आप इसको कैसे यूज स्टोर कर रहे हैं स्पेक्ट्रोग्राम से। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राम, और ये तो आपकी टेस्ट तो आपकी सिंपली हार्मोनिक्स थी, तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से भी इसको स्टोर कर रहे थे, तो ये तो आपकी बहुत ही कम इंफॉर्मेशन थी स्टोर करने वाली। तो टेस्ट तो आपने आसानी से स्टोर कर दी, और वोकल ट्रैक एनवेलप की वेरिएशन आपने स्पेक्ट्रोग्राम से स्टोर कर दी। तो अब आपके पास देखें, ये आपके पास वो कोडर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आपके पास ये हमारा वो कोडर है। ठीक है, तो वो कोडर में इंफॉर्मेशन आपने ऐसे स्टोर कर दी। तो अब अगर देखें हम अपने पॉइंट पे आ गए, मेन पॉइंट जो वीडियो का है उस पर, कि अब हमारे पास टारगेट क्या रह गया, सिर्फ ये कि स्पेक्ट्रोग्राम से जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और विंडोड फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं, शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड हैं, एस टी एफ टी और उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है,
तो आपने, आपका गोल, इसको मैं बढ़ा ही देता हूँ, अच्छा नहीं लिखे गया, एनीवेज आपका मेन टारगेट अब सिर्फ ये है कि आपने एक एसटीएफटी के मैग्नीट्यूड से टाइम डोमेन सिग्नल रिकवर करना है जब आपने वापस प्ले बैक करनी है ऑडियो, या आपने रिकवर करना है सिग्नल। और आपके पास पिच इंफॉर्मेशन भी आपकी इसमें, बाय द वे पिच इंफॉर्मेशन भी आपकी इसमें इनहेरेंटली अवेलेबल है आपके पास। तो आपके पास मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं इसको रिकवर करने के, लेकिन एक आप सिंपली स्पेक्ट्रोग्राम से अगर रिकवर कर लें तो आप ऑडियो को प्ले बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रेलिवेंट है ये एल्गोरिदम, इसलिए हमारा मेरा टारगेट था कि इस कोर्स में या सारी डिस्कशन में हम एल्गोरिदम्स पे इतना फोकस नहीं करें, बल्कि बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग पे करें। बट ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पर्टिकुलरली वो कोडर्स की टर्म्स में और स्पीच सिंथेसिस की टर्म्स में। तो वो कोडर्स की तो हमने डिस्कस कर ली कि स्पेक्ट्रोग्राम से रिकवरी कितना इंपॉर्टेंट है वो कोडर्स में सिग्नल की। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन एरिया है वो टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच सिंथेसिस है। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच वो कैसे, क्या आपको पता है कि टेक्स्ट टू स्पीच क्या है? आपके पास इंग्लिश में कुछ लिखा है या किसी भी लैंग्वेज में कुछ टेक्स्ट लिखा है, आपने उसको स्पीच सिंथेसाइज करनी है। अब इसमें भी आप अगर देखें तो आपको यूजुअली फोनेम्स के स्पेक्ट्रोग्राम्स तो मतलब आप एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके लिए आज मशीन ज़्यादा बेटर एस्टिमेट्स के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी यूज़ हो रहे हैं। बल्कि आप, लेकिन अगर आप बेयर बोन्स देखें तो आपके पास हर फोनेम का कोई वोकल ट्रैक एनवेलप तो आपको पता है। ठीक है कि ए का ऐसा, हमने ये आप दोबारा स्पीच प्रोडक्शन वाली वीडियोस में आप देख लें, लेकिन आपको वोकल ट्रैक एनवेलप या रिस्पॉन्स हर फोनेम का पता है कि उसके फॉर्मेट्स कहाँ होंगे, पर्टिकुलर वॉवल्स के फॉर एग्जांपल। तो आप इनको यूज करके स्पेक्ट्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं फॉर अ टेक्स्ट। आपको पता है कि ए, मैं बोल रहा हूँ हेलो, तो मैंने क्या करना है, एज का एच का वोकल ट्रैक एनवेलप, ई का मतलब जो फोनेम्स हैं, ये वावल, इस वावल का ये एल वाला जो फोनेम कॉन्सोनेंट ग्लाइड है शायद इसका, और ये ओ ये भी वावल है इसका। ठीक है, इनका वोकल ट्रैक, इसका वोकल ट्रैक एनवेलप, इसका वोकल ट्रैक एनवेलप, इनको आप कंकैटिनेट कर दें अगर, या इससे आप, और पिच की कोई इसमें दोबारा पिच की कोई इंफॉर्मेशन के अराउंड, तो आप इसको इसका स्पेक्ट्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बताया कि मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोज भी हैं, बट हम बेयरबोन देख, अगर हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राम जनरेट हो गया किसी टेक्स्ट का, तो अब उससे सिग्नल रिकवरी के लिए दोबारा ये एल्गोरिदम हमारा वैलिड है। ठीक है, सिग्नल एस्टिमेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म या इसका मैग्नीट्यूड जो कि आपका स्पेक्ट्रोग्राम है। तो अब हम इस एल्गो को डिटेल में देख लेते हैं। हमने काफ़ी डिटेल्ड इंट्रो, इसकी मोटिवेशन होगी डिस्कस, क्योंकि इसमें हमारी ब्रीफली साइकोएकोस्टिक कोडिंग और स्पीच सिंथेसिस भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम अपने टारगेट पे आते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास है क्या, एक स्पेक्ट्रोग्राम है जिससे हमने स्पीच सिग्नल उसका रिकवर करना है, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे स्पेक्ट्रोग्राम का मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, और उससे हमने, सॉरी पहले हमने, हमारे पास शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म है जिससे हमने स्पीच सिग्नल रिकवर करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म, उससे हमने स्पीच सिग्नल रिकवर करना है, और हमने बाद में दूसरे पार्ट में देखेंगे कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि स्पेक्ट्रोग्राम हो, और उससे आप रिकवरी करें। अच्छा, मॉडिफाइड का लफ्ज इस पेपर में बार बार यूज होता है। पॉइंट ये है कि ये स्पेक्ट्रोग्राम एक्चुअली किसी स्पीच का नहीं है, बल्कि ये आपने जनरेट किया है। ठीक है, आप इसको मॉडिफाइड भी इस तरह कह सकते हैं कि वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये यूज होता है। अगर किसी, आपने किसी बंदे की आवाज़ को चेंज करना है, तो आप स्पेक्ट्रो, फॉर एग्जांपल टेम्पो उसका चेंज करना है, तो आप उसके स्पेक्ट्रोग्राम में वेरिएशन कर दें, वो बीच में से फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग कर दें, तो आपके पास फास्टर सेम अटरेंस फास्टर रेट पे आ जाएगी। लेकिन दोबारा अब उसकी स्पीच सिग्नल की रिकवरी आपको करनी है, तो यहाँ भी आपको यही एल्गोरिदम इसी आपको काम आएगा। आप बाय द वे स्ट्रेट अवे वॉइस को कंप्रेस करेंगे टाइम डोमेन में, तो उससे आपकी पिच काफ़ी चेंज हो जाएगी, तो आपकी वो जो स्पीच है वो काफ़ी स्पीकी और उस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बेटर रिकवरी मेथड है, जिस तरह आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि आप 2x पे प्ले करते हैं तो आपको बंदे की आवाज़ चेंज नहीं मिलती। तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन ये हम बेसिक्स पे, ये ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग पे
बेस्ड करता है ये एल्गोरिदम, इसलिए भी इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मशीन लर्निंग नहीं है, जस्ट आपकी सिंपल सिग्नल प्रोसेसिंग है और उसकी भी सिंपल चीज़ें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। खैर ये हमने, ये सॉरी, ये मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ब्रीफली डिस्कस करना। तो अगर हम देखें स्टार्ट में इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके डिस्कस करता हूँ। तो बात हो रही थी मॉडिफाइड शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो लेट्स से हमारे पास ये एक मॉडिफाइड शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वाई एम एस और एल। ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्या है, ये आपका एम आपका, एस आपका स्टेप साइज है। ठीक है। विंडो साइज है। आपको शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है कि वो कैसे बनता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका अ, एक सिग्नल है, ये अब वाई ऑफ एन कोई सिग्नल नहीं था, ये हमारे पास एक जस्ट, अब हम एस टी एफ टी डोमेन में हैं, यहाँ से हमने वापस जाना है। ठीक है। सिग्नल रिकवरी हमारा टास्क है। तो ये जो हमारे पास शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये हमारा ये हमारे पास दो चीज़ों का फंक्शन है, एम और ओमेगा का, राइट। तो एम बेसिकली हमारे पास हर विंडो के अंदर, हर विंडो के अंदर हमारे पास इंडेक्सेस हैं, और एस हमारा स्टेप साइज है। ठीक है। तो ये हमारे पास एस जब चेंज होगा तो ये अगली विंडो में हम चले जाएंगे और सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो अब देखिए हर विंडो के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है। फिलहाल हमारे पास शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड भी है और हमारे पास फेज भी है, लेट्स से। लेकिन ये हमारे पास टोटल शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जिसमें हर विंडो के अंदर जो विंडो की इंडेक्सेस एम है और एस विंडो है हमारी, उसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है ओमेगा का। तो अगर हमने इसमें से हर एक की अलग अलग रिकवरी की, यानी कि हर विंडो की अलग अलग रिकवरी की, तो हमारे पास दोबारा एम एस का फंक्शन है, यानी कि विंडोड फंक्शन है। हर विंडो का अलग से हमारे पास टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, यानी कि हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया सारे विंडोज का अलग अलग। ठीक है। तो हमारे पास हर विंडो का अलग से टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आ गई एक विंडो के लिए, एम एस विंडो के लिए। ठीक है। एस स्टेप साइज है, और सॉरी एस, ये मैं थोड़ा एम को इंडिसेस बोल रहा था, अभी मैंने रियलाइज किया। एम आपका विंडो नंबर है और एस विंडो साइज है। ये आप नोट डाउन, ये मैंने थोड़ा सा पीछे ना इसको इंडेक्स बोला था एम को। तो अब मैं एडिट करने का स्टेमिना नहीं है, आप इसको अब नोट डाउन करें कि ये एम आपकी विंड विंडो की इंडेक्स है, कि ये फर्स्ट विंडो है, सेकंड विंडो है, थर्ड है, सो ऑन सो फोर्थ। एस आपका विंडो साइज है, तो उससे आपका एस अब फिक्स्ड है, एस फिक्स्ड है, और एम आपकी विंडो को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी आगे वेल इंपॉर्टेंस आएगी, अभी तो इसकी कोई नहीं, क्योंकि आप हर विंडो को अलग से इन्वर्स ले रही हैं। ठीक है। तो आप देखें आपके पास सिंपली एक शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो कि दो चीज़ों का फंक्शन है, यानी कि विंडोज का। हर विंडो के लिए आप टू डायमेंशनल आपके पास ग्रिड है, और हर विंडो के अंदर फिर आगे आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन है ओमेगा का, यानी कि जिसमें फेज भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये आप अगर हर एम एस के लिए अलग अलग देखें तो ये सिंपली फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और एम एस की वजह से शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब आप इसको जब इन्वर्स लेंगे, ये इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, दोबारा मैंने कहा फोरियर ट्रांसफॉर्म की बेसिक्स के लिए आप देख लें वीडियो। तो इन्वर्स ले लिया, जो इंटीग्रेटिंग ओवर कंप्लीट ओमेगा है, जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास सिग्नल रिकवर हो जाएंगे, बट एक नहीं बल्कि हर विंडो का अलग सिग्नल रिकवर होगा। तो एल हमारा टाइम डोमेन है विद इन ईच विंडो, टाइम डोमेन इंडिसेस हैं विद इन ईच विंडो। अब टाइम डोमेन में वापस आ गए हम। तो ये एल हमारे पास जब हर विंडो के अंदर टाइम है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है सिर्फ, बाकी तो ये टाइम डोमेन सिग्नल है, बट एक प्रॉब्लम है कि ये एल, क्योंकि ओवरलैपिंग विंडोज से हमने अज्यूम किया है, ऑल्दो ये याद रखें कि ये एक्चुअली किसी सिग्नल का एस टी एफ टी नहीं है, ये आपका डिजायर्ड एस टी एफ टी है। ठीक है। ये आपका मॉडिफाइड एस टी एफ टी है, या आपका वो कोडर की केस में स्टोर्ड एस टी एफ टी है, सेव। लेकिन एस टी एफ टी में आपकी ओवरलैपिंग विंडोज अज्यूम आप करते हैं, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ओवरलैपिंग विंडोज से होती है। तो पॉइंट ये है कि एल जो इंडिसेस हैं, ये ओवरलैपिंग है नेबरिंग 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 विंडोज में। ठीक है। तो एल में मेन सारा पॉइंट ये है कि एल आपका, ये ऊपर यहाँ शायद उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया लेकिन इतना broad। तो एल आपका
हर उसमें आपका टाइम इंडेक्स ही है, बट हर विंडो में जो एज बाउंड्रीज होंगी वहां पे ओवरलैपिंग इंडिसेस यूज हो रही है, ठीक है, टाइम की। तो अब ये आपका सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारा टारगेट स्टार्ट होता है, मेन काम हमने करना क्या है, हमने इस रिप्रेजेंटेशन से इस सिग्नल का टाइम डोमेन सिग्नल रिकवर करना है। ये देख, इस एसटीएफटी का टाइम डोमेन सिग्नल रिकवर करना है। ये एक्चुअली किसी सिग्नल का नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हम एक्स ऑफ एन रिकवर करना चाह रहे हैं, एक्स ऑफ एन रिकवर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कैसा एक्स ऑफ एन होना चाहिए? एक्स ऑफ एन ऐसा सिग्नल होना चाहिए जिसका अगर एस टी एफ टी लिया जाए, ये सारी बात है एल्गो की। सिंपल सी बात है, लेकिन इससे आप कंप्यूट कर सकते हैं। एक्स ऑफ एन एक ऐसा टाइम डोमेन सिग्नल होना चाहिए कि अगर आप इसका एस टी एफ टी लें तो वो इसके क्लोज हो, उसका और इसका डिस्टेंस मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। और डिस्टेंस क्या है, यानी कि आपके जो मिनिमाइज करना है वो ये है कि एक्स ऑफ एन जो आपका अभी आपने एस्टिमेट करना है, जो टारगेट सिग्नल है, उसका अगर आप एस टी एफ टी लेते हैं, एस टी एफ टी मतलब विंडोज का फ्रीक्वेंसी फंक्शन लेते हैं, तो आप अगर इसका एस टी एफ टी लेते हैं, जो आपका टारगेट अभी हाइपोथेटिकल सिग्नल है, एस्टिमेट जो करना है, उसके एस टी एफ टी का और आपके जो टारगेट एस टी एफ टी है जिसमें आपने जिसको आपने मैच करना है, जिसको आपने रिकवर करना है, इन दोनों, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, इन दोनों का आपके पास डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, एल टू डिस्टेंस, ठीक है, आपका स्क्वायर्ड एरर जिस तरह का होता है, मिनिमम होना चाहिए। तो ये कर मिनिमम करने के लिए आपको बेसिकली आपने ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर ये मिनिमम है इनका डिस्टेंस, तो टाइम डोमेन में भी मिनिमम होगा पार्सेवल्स थ्योरम में, ठीक है, कि एक अगर एक सिग्नल एक स्केयर्ड एक मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है जाहिर है टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन है। अगर आप इसका टाइम डोमेन देखें, इस इसका स्केयर्ड का, ठीक है, ये आपकी, आप इसका, ये आपकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है इसकी। अगर आपकी अगर आप इसका अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, तो उस अगर एक स्केयर्ड सम का, स्केयर्ड सम एक सिग्नल का और उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का बराबर होगा, स्केयर्ड सम, ठीक है, ये पार्सेवल्स थ्योरम है, ये आप देख देख सकते हैं, सिंपल बेसिक थ्योरम है सिग्नल प्रोसेसिंग का। तो अगर हम उसकी बेस पे देखें तो हमारे पास ये जो हमने डिस्टेंस मैयर देखा था, ये हमारे पास टाइम डोमेन में भी अगर मिनिमाइज कर दें तो बात सेम है, क्योंकि इक्वालिटी है, तो वही जो डिस्टेंस मैयर था, ये डी का मतलब एक सिग्नल, टाइम डोमेन सिग्नल जो रिकवर करना है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म और टारगेट का फोरियर ट्रांसफॉर्म का डिस्टेंस, ठीक है, ये एन में लिखा हुआ है, बट ये डिस्टेंस जो फंक्शन है वो बेसिकली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को चेक, शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म को चेक कर, सॉरी शॉर्ट टर्म। तो अब आप जब इसका डिस्टेंस, ये पार्शियल थ्योरम की बेस पे ये इक्वालिटी होल्ड करेगी टाइम डोमेन में भी। टाइम डोमेन में आप जाने का मतलब ये है कि हर विंडो के लिए टाइम डोमेन में जा रहे हैं, वही हमारा जो हाइपोथेटिकल एक्स का एस टी एफ टी था, उसका आप टाइम डोमेन में जाएं, यानी कि हर विंडो का टाइम लें, और इसी तरह आप टारगेट का भी टाइम डोमेन में जाएं, हर विंडो के टाइम डोमेन में, जो आपके पास ऊपर हमने वर्स लिया था, ठीक है। तो अभी इस ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस सेम है, इसको मिनिमाइज करने से भी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो अब आपने इसको मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज किसके परस्पेक्टिव से किसके रिस्पेक्टिवली करना है, एक्सएन के, जो आपने रिकवर करनी है चीज, वो आपकी बेसिकली टारगेट वेरिएबल है ना। तो आपने ऐसा एक्सएन रिकवर करना है जो इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करे, ये सारी इसकी एल्गो का गोल है, ठीक है। ऐसा एक्शन रिकवर करें जो इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करे, ठीक है, इस डिस्टेंस को शेनमैन मैक्सिमाइज बोलते हैं, मिनिमाइज करें। अब मिनिमाइज मिनिमाइज करने के लिए, शायद मैं पहले मैक्सिमाइज बोलता रहा हूँ लेकिन मिनिमाइज है, ठीक है, मैं इसको भी एडिट नहीं कर पाऊँ शायद, लेकिन खैर मिनिमाइज आपने करना है इस डिस्टेंस को, ठीक है। तो अब आपने अगर इसको मिनिमाइज करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, आप आराम से इसको लीस्ट स्क्वेयर्स के तरीके से कर सकते हैं जो रिग्रेशन में हम यूज करते हैं। तो आपने सिंपली इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एन, और उसको इक्वल टू जीरो करना है, जिससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, इसी कंप्यूटेशन आप कर सकते हैं। तो इसको डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ये जीरो कर दिया और सॉल्व फॉर एक्स एन, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो अब आप के पास जब ये क्वेश्चन आ गई तो आप सिंपली देखें, यहाँ पे स्केयर है यहाँ पे नहीं, तो आप इसको इसमें रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो बेसिकली क्या है, ये सिंपली आपका कैसे एक्शन रिकवर होगा, सिंपल आपके पास ये एक्शन की रिकवरी आ खत्म।
एक्सन कैसे रिकवर होगा? जो वाई ओमेगा एस टी एफ टी था, ठीक है, उसका आपने वापस टाइम डोमेन में उसको ट्रांसफॉर्म लिया, ठीक है, टाइम डोमेन में लिया, बट हर विंडो का अलग अलग से लिया, ठीक है। अब सारी विंडोज पे आपने सम किया, तो आपके पास एक्सन रिकवर हो गया। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपके पास ये बेसिकली सिंपली आपके पास वाई का इनवर्स ट्रांसफॉर्म है, बट जो डिफरेंस उसका सम आप ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें आप ओवरलैप ऐड कर रहे हैं, कि आप हर विंडो, दो एडजेसेंट विंडोज की जो बाउंड्रीज हैं उसमें ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग इंडिसेस हैं जिनको आप एड अप कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका प्रोसीजर है कि आपके पास एस टी एफ टी था, आपने हर विंडो को हर विंडो को आपने इन्वर्स दिया, और फिर इनको जब आपने एड अप किया टाइम डोमेन में, तो आपने इनकी बाउंड्रीज को ओवरलैप ऐड किया, ठीक है। ये आपका ओवरलैप ऐड की सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात है कि जब आप ओवरलैप ऐड करते हैं तो आप डिवाइड करते हैं विद द विंडो, विंडो फंक्शन जिससे आपने अज्यूम किया कि आप विंडोइंग कर रहे थे, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब विंडोइंग अगर देखें, अगर आप ने ओवरलैप ऐड करना है तो जो बाउंड्रीज, जो दो विंडोज हैं, इनकी जो बाउंड्रीज हैं, जो ये एजेस हैं, ठीक है, ये वाली इंडिसेस तो दो दो दफा एड अप हो रही हैं, ठीक है ना। और बाकी तो चले एक एक दफा आ रही हैं कंकेटिनेशन में, लेकिन जो ओवरलैपिंग है वो एड अप हो रही हैं, जिसकी वजह से इनका मैग्नीट्यूड अपस्केल हो सकता है। बट ये जो विंडो से डिवीजन है, ये इसको कर सक ये आपको एडजस्ट कर सकता है इसको, जिसके लिए आपके पास जो हैमिंग या हैनिंग विंडो कोई फंक्शन होना चाहिए। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन आपकी विंडो ने करनी चाहिए मैग्नीट्यूड की। तो बेसिकली ये आपका सिंपली एस टी एफ टी से रिकवर हो गया टाइम डोमेन सिग्नल। लेकिन अब इसमें एक जो दूसरा पार्ट था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, अगर, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत है। अब अगर आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आपने उससे रिकवर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप ऐसे करें, टू स्टेप आइटरेटिव प्रोसीजर, टू स्टेप से जिनको आप आइटरेट कर रहे हैं। आपके पास जो वाई ऑफ एम का एस टी एफ, जो आपका टारगेट, अब आप देखें, अब हमारे पास क्या है टारगेट में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। टारगेट में हमारे पास इसका मैं देखता हूँ कहाँ पे होगा। ये अच्छा नहीं, इधर इधर ही देख लेते हैं। हमारे पास टारगेट में क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड एस टी एफ टी का, ठीक है। तो हमारे पास टारगेट में ये मैग्नीट्यूड है ऑफ एन एस टी एफ टी, यानी कि स्पेक्ट्रोग्राम है, फेज इंफॉर्मेशन नहीं है। और इस मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी एफ टी से हमने सिग्नल रिकवर करना है, यानी कि वही जो पहले वाला टास्क था उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो टाइम डोमेन सिग्नल रिकवर करना है और जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी एफ टी से करना है। तो उसमें एक स्टेप और हम करते हैं कि हम रैंडमली कोई फेज इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। हम रैंडमली कोई एक्स ऑफ ओमेगा, जो हम सोचते हैं कि हमारा जो रिकवरी, जो हमने सिग्नल रिकवर करना है, उसका अगर एस टी एफ टी है एम एस ऑफ ओमेगा, ठीक है, तो उसका फेज हम कोई रैंडम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई रैंडम जनरेट कर लेते हैं। उसका हम फेज रैंडम जनरेट कर लेते हैं, और उसके साथ मैग्नीट्यूड हम, जो हमारा टारगेट एस टी एफ टी है, उसका लगा देते हैं। तो ये आपका रैंडमली जनरेटेड फेज है, इसके साथ आपने टारगेट एस टी एफ टी का मैग्नीट्यूड लगाया, तो मैग्नीट्यूड इसका यूज किया, फेज रैंडम यूज कर दिया। इसको आपने कहा ये मेरा अब टारगेट एस टी एफ टी है, जो मैंने इस विद अलॉन्ग विद फेज इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये एस टी एफ टी मैग्नीट्यूड है, और ये इसका आपने हाइपोथेटिकल एस टी एफ टी अलॉन्ग विद फेज एस्टिमेट कर दिया। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने ये जो एस टी एफ टी आया, इससे आपने वापस अपना टाइम डोमेन सिग्नल एस्टिमेट करना है, बिल्कुल जो भी पहला एल्गोरिदम था उससे, कि आपका ये ये ओवरलैप ऐड मेथड, कि आपके पास एस टी एफ टी जो आया, उसका आपने इन्वर्स एस टी एफ टी लिया, ठीक है, ये आपने इन्वर्स एस टी एफ टी लिया। टाइम डोमेन में आप आए, बट टाइम डोमेन विंडोड, ठीक है, हर विंडो की आपके पास अलग से टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। और अब आपने ओवरलैप ऐड कर दिया, ये आपका विंडो फंक्शन है जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, अभी भी ये स्केयर है, ऊपर सिंगल है, तो ये डिवीजन का बाय द वे आपको विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि पुराना पेपर है, यहाँ डिवीजन है, ठीक है। एनीवेज, तो ये आपका स्केयर है यहाँ पे, तो बेसिकली जस्ट ओवरलैप ऐड हो रहा है।
तो आपने क्या किया, आपने सिग्नल एक जो डिजायर्ड आपका मैग्नीट्यूड एस टी एफ टी है उसके साथ आपने रैंडम फेज ऐड किया। अब आपने आपके पास जो अलॉन्ग विद फेज एक एस टी एफ टी आ गया, अ, इसका आपने इन्वर्स एस टी एफ टी लिया, यानी कि आपके पास टाइम मुख्तलिफ टाइम डोमेन की टाइम विंडोज के लिए टाइम रिप्रेजेंटेशंस आ गई, इनको आपने ओवरलैप ऐड कर दिया यूजिंग द विंडोइंग फंक्शन। तो आपके पास रिकवर हो गया टाइम डोमेन सिग्नल। बट याद रखें ये भी आपके पास एक रैंडम फेज जन ऐड करके रिकवर हुआ है, कोई इसकी गारंटी नहीं है कि ये आपको ऑप्टिमल सिग्नल दे रहा है। इसलिए आपने ये काम दोबारा करना है कि अब आपके पास जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आई है, अब अब हमारा एल्गोरिथम बेसिकली आपको समझ आएगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आई है, यहाँ पे बाय द वे मैं इसको बना देता हूँ पक्का पक्का, ये हमारा डिवीजन है, ठीक है। एनीवे अब हमारे पास जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है ये सिग्नल रिकवरी से जो रैंडम फेज ऐड करके हमने रिकवरी की। अब ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो आई है इसका हम ले लेते हैं एस टी एफ टी, ठीक है। और इसके एस टी एफ टी में हम फेज जो आया है, अब इसका एस टी एफ टी लेने से, अब इस फेज में आपको पता है कि ये मैग्नीट्यूड जो हमने ऐड किया था और फिर रिकवरी की, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। तो अब ये जो नया फेज आया है ये हम रहने देते हैं फेज, और मैग्नीट्यूड को रिप्लेस कर देते हैं डिजायर्ड मैग्नीट्यूड से एस टी एफ टी के। और दोबारा ये स्टेप अब रिपीट करेंगे कि दोबारा अब जो हमने ये जो फेज अपडेट हुआ है इसके साथ और मैग्नीट्यूड दोबारा पुराना डिजायर्ड रिप्लेस किया, अब इस एस टी एफ टी का इन्वर्स लिया और इससे दोबारा ओवरलैप एड से रिकवरी की, नया सिग्नल आया, दोबारा उसका फेज जो नया आया, इस दोबारा इसका एस टी एफ टी लिया और फेज अब जो अपडेटेड फेज है वो रहने देंगे और मैग्नीट्यूड फिर रिप्लेस कर देंगे। बेसिकली जस्ट ये टू स्टेप्स हो रहे हैं कि आप पहले क्या कर रहे हैं, आप जो हर आइट्रेशन पे जो आपका नया नया टाइम डोमेन सिग्नल है रिकवर हुआ है, उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप उसका एस टी एफ टी ले रहे हैं, उसके एस टी एफ टी में रिप्लेस उसका एस टी एफ टी आप ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला एक्स आई वाला, ये नहीं, सॉरी, इसका आप एक एक्स आई आपके पास है, एक्स आई आपके पास है, उसका आपने ये एस टी एफ टी लिया, ठीक है। उसका एस टी एफ टी ये लेके आप, क्योंकि ये आपका विंडोड फंक्शन है, आप इस एस टी एफ टी के साथ मैग्नीट्यूड डिजायर्ड वाला लगा देते हैं और इस एक्स टी एफ टी को इसके अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास फेज इंफॉर्मेशन रिटेन हो जाएगी, राइट। आर ई जे थीटा, थीटा को आर से डिवाइड करें तो क्या रह जाता है आर, ठीक है। तो ये आपका जो कंप्यूटेड एस टी एफ टी है उसमें से आपने फेज यहाँ पे रिकवर करके फेज रहने दिया, और उसकी बजाय आपने जो जो मैग्नीट्यूड है उसकी बजाय आपने रिप्लेस कर दिया डिजायर्ड एस टी एफ टी का मैग्नीट्यूड। तो ये अब आपके पास एस्टिमेटेड एस टी एफ टी आ गया अपडेटेड। ये जो अपडेटेड एस्टिमेटेड एस टी एफ टी आया, इसको यूज करके आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेने से आपके पास विंडोड एस टी एफ टी आ जाएंगे, और जो विंडोड एस टी एफ सॉरी विंडोड टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगी। जो विंडोड टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है इन्वर्स लेने से, इनको आप ओवरलैप ऐड करके नेक्स्ट आइट्रेशन का एक्स ऑफ एन रिकवर कर देंगे। तो ये आई आइट्रेशन है, राइट। तो आई प्लस फर्स्ट आइट्रेशन का आप टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन रिकवर कर रहे हैं। अब आपके पास जब ये आ गया, तो अब दोबारा आप यही टू स्टेप प्रोसेस करेंगे, इससे दोबारा ये काम करेंगे और फिर ये बेसिकली ये दो आइट्रेशंस आपकी हो रही हैं। तो ये आपका इन नटशेल पूरा पेपर जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो इन दो इक्वेशंस में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास एक डिजायर्ड एस टी एफ टी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट का वो, और अभी जो सेकंड है, दोनों मिलके इसमें आपको विजिबल है कि आपके पास एक डिजायर्ड एस टी एफ टी मैग्नीट्यूड है जिसकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आपने रिकवर करनी है। आप एक रैंडम सिग्नल ले रहे हैं पहले और बाद में वो आइटरेटिवली अपडेट हो रहा है। वो जो आपका सिग्नल है उसका आपने एस टी एफ टी लिया, उसके एस टी एफ टी से रैंडम सिग्नल फर्स्ट आइटरेशन में उसके एस टी एफ टी से आपने फेज रिकवर किया, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है उसके एस टी एफ टी का उसको डिवाइड करके एस टी एफ टी से फेज रिकवर किया। तो ये फेज जो आपके सिग्नल का है एस्टिमेटेड या फर्स्ट आइटरेशन में रैंडम, इसका फेज आपने रहने दिया और मैग्नीट्यूड आपने टारगेट
या डिजायर्ड एसटीएफटी मैग्नीट्यूड वाला रिप्लेस कर दिया इसके साथ। तो फेज इंफॉर्मेशन ये वाली है, मैग्नीट्यूड आपका डिजायर्ड वाले का है एसटीएफटी। अब आपके पास ये जब फेज मिला के एक एसटीएफटी बना, एस्टिमेटेड एसटीएफटी फॉर ith हाइड्रेशन, इसका आपने टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन रिकवर किया पहले इनवर्स लेके। जब इन्वर्स लेंगे तो क्योंकि एसटीएफटी का इन्वर्स है तो ये विंडो टाइम रिप्रेजेंटेशन होंगी जिनमें ओवरलैप है। तो अब आपने ओवरलैप ऐड के थ्रू इसकी टाइम सिग्नल रिकवरी की। अब ये नेक्स्ट आइट्रेशन की टाइम सिग्नल रिकवरी आ गई, और उससे दोबारा आप यही लूप करते रहेंगे, फेज रहने देंगे इस सिग्नल का, और रिप्लेस करेंगे मैग्नीट्यूड विद टारगेट एसटीएफटी मैग्नीट्यूड, और इस एस्टिमेट के इसको दोबारा इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेके ओवरलैप ऐड करके टाइम सिग्नल रिकवर करेंगे। ये काम आप तब तक करेंगे जब तक आपके पास ये फेज अपडेट ना हो ज़्यादा। जब आप दोबारा इसकी रिकवरी करें यूजिंग दिस मैग्नीट्यूड एंड ओवरलैप ऐड, तो ये आपके पास फेज रिकवर ना हो, फेज अपडेट ना हो, ठीक है, फेज में कोई इतनी चेंज ना आए। ये आपका अगर आप मैथमेटिकल डेरिवेशन इसके अपेंडिक्स में है कि ये क्यों वैलिड है, सिंपली जिस तरह हमने पहले मिनिमाइजेशन की थी उसी तरह से ये भी उसी प्रिंसिपल पे है कि आप चाहते सिर्फ ये है कि आपके डिजायर्ड जो आपका अब रिकवर्ड सिग्नल है उसके एसटीएफटी का आपके डिजायर्ड एसटीएफटी के साथ डिफरेंस मिनिमम हो, और ये एल्गो उसको अचीव करता है मिनिमाइजेशन की बेस पे। तो होपफुली इतना आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आपके पास ये सिंपली ये टू इक्वेशंस हैं जिनकी बेस पे आप रिकवर करें। लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, जैसे शुरू में मैंने बताया कि इसकी बेस पे आप स्पेक्ट्रोग्राम से टाइम डोमेन सिग्नल रिकवर कर सकते हैं, जिससे आपको क्या स्ट्रेंथ मिलती है कि आप स्पीच सिंथेसिस कर सकते हैं। आपने कोई स्पेक्ट्रोग्राम एस्टिमेट किया फॉर अ लिंग्विस्टिक कंटेंट फोनेम, तो उसको आप की बेस पे सीक्वेंस की बेस पे आपने स्पेक्ट्रोग्राम एस्टिमेट किया, और उस स्पेक्ट्रोग्राम से आप टाइम सिग्नल रिकवर कर लें तो स्पीच सिंथेसिस हो जाएगा। और वो कोडर का भी यही प्रिंसिपल है, स्पीच सिंथेसिस और वो कोडर सिमिलर है। वो कोडर में आप जो स्पीच है उसको सेव करते हैं, अ, अ, अगर आपने कोडिंग के लिए यूज करना है, वो कोडर बेसिकली टीटीएस के लिए भी यूज होता है, राइट। लेकिन आप इसको कोडिंग के परस्पेक्टिव से देखें तो आप सिंपली आप स्पेक्ट्रोग्राम को सेव कर लें मेमोरी में, जो कि लाइट होगा, उससे आप स्पीच को रिकवर करें दोबारा। तो आप टाइम डोमेन सिग्नल रीजनरेट कर सकते हैं लेस मेमोरी यूज करके। तो होपफुली ये आपको अब क्लियर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा एल्गोरिदम है, ये शायद यही एक एल्गोरिदम हो जो हम ने इस कोर्स में इस पे फोकस किया है। बाकी जनरल प्रिंसिपल्स पे, मैथमेटिकल फाउंडेशंस पे हमने ज़्यादा किया है। इन फ्यूचर शायद कोई और अगर हम कर लें, लेकिन फिलहाल अभी तक यही एक, क्योंकि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है फॉर इट्स एप्लीकेशन इन कोडिंग एंड स्पीच सिंथेसिस। और उन दोनों को मैंने थोड़ा सा पहले मोटिवेट करने की भी ट्राई किया ताकि आपको फिट इन हो जाए लार्जर पिक्चर में। कोई इशू हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।